हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता कैसी होती है। तो यह को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। एंड सेकंड है फ्रेंड की उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एक रूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। थर्ड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। फोर्थ है को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। ओके, तो विद्यार्थी की सीखने की शैलियों में विविधता जो होती है वो महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो होता है अलग होता है, इसलिए उनके सीखने की जो शैली होती है वो अलग अलग होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं को महत्व देना इसमें आवश्यक है। ओके, इंडिविजुअल डिफरेंस को इम्पोर्टेंस देना जो है आवश्यक है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि फर्स्ट है सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। सेकंड है सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। थर्ड है विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। फोर्थ है सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। ओके, तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जो बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में जो है अंतर हो सकता है। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों की वृद्धि और विकास की उनकी अपनी गति होती है। जैसे किसी बच्चे की लंबाई जल्दी बढ़ जाती है और किसी की देर से बढ़ती है, इस प्रकार कुछ बच्चों के मस्तिष्क का विकास भी देर से होता है और कुछ का जल्दी हो जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। तो फर्स्ट है केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण। तो केवल जो है फ्रेंड ये गलत है। ओके, सेकंड है केवल बालकों के पालन पोषण का तरीका केवल है, ये भी निगेटिव गलत है। थर्ड है आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। एंड फोर्थ है फ्रेंड केवल बच्चों का भौतिक विकास। तो इसमें भी केवल है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, मतलब आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। राइट आंसर इज थर्ड। ओके, क्योंकि बच्चों में जो गुण होता है फ्रेंड वो जन्मजात होता है। ओके, और अपने परिवार से उन्हें मिले होते हैं, जिस कारण वह अन्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उसी प्रकार जिस तरह के माहौल यानी इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी के अनुसार वे व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार सभी लोगों में या बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। सेकंड है छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र। एंड थर्ड है ऐसे विभिन्न उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो। एंड फोर्थ है निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। ओके, 4 ऑप्शन इज राइट, क्योंकि विविधता जो होता है को समायोजित करने का अर्थ है कि विभिन्न गुणों, योग्यता व क्षमताओं वाले व अलग अलग से आए बच्चों को एक साथ अर्थपूर्ण अधिगम प्रदान करना जो उन सभी के लिए क्या है उपयोगी है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है पृथकीकरण, सेकंड है नामीकरण, थर्ड है नकारात्मक भेदभाव, फोर्थ है समता। तो राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा, समता। ओके, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को जो ध्यान देना चाहिए वो समता पे ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर इज 4, क्योंकि कक्षा में विविधता को देखते हुए एक शिक्षक को इस प्रकार शिक्षण करना चाहिए जिससे सभी बच्चे सीख पाएँ और अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाएँ। सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है। इसमें शामिल है, तो क्या शामिल है। तो इसमें भाषाई विविधता शामिल है, लिंग विविधता शामिल है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता शामिल है, योग्यता और विकलांगता शामिल है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा, क्योंकि विविधता के जो होते हैं कई आधार हो सकते हैं, जैसे भाषा की विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग की विविधता यानी जेंडर डाइवर्सिटी, अलग अलग योग्यता यानी डिफरेंट एबिलिटीज़, अलग अलग क्षमताएँ यानी डिफरेंट कैपेसिटी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और डिसेबिलिटी। हर व्यक्ति की आदत, विचार, भूमिका अलग अलग होती है, इसलिए सभी को समान स्वतंत्रता
इसलिए सभी को स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और सम्मान का जो है अधिकार होना आवश्यक है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी वाली एक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। सेकंड है, सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। थर्ड है, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रसंग के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। एंड फोर्थ है, मानकीकृत पाठचर्या और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा कि सभी से सफलता की उपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। राइट आंसर इज सेकंड, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों को शिक्षक को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे अपने आप में सर्वश्रेष्ठ योग्यता रखते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नता किसका परिणाम है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, केवल आनुवंशिकता का, तो केवल जो है फ्रेंड वो गलत है। केवल पर्यावरण का, ये भी गलत है। न तो आनुवंशिकता का और न ही पर्यावरण का, तो ये भी गलत है। थर्ड जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का। ओके, राइट आंसर जो है थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अधिगम दर में जो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि सभी के सीखने की गति अलग अलग होती है, जिसका कारण जो होता है वो हेरिडिटी भी हो सकता है और इन्वायरमेंट भी हो सकता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। तो वो करना चाहिए फ्रेंड, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जब एक अध्यापक बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ पाता है तब अधिगम बहुत सरल और अर्थपूर्ण हो जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा। क्यों, तो क्यों मददगार होगा, क्योंकि फ्रेंड इसमें फर्स्ट है हाँ दूसरे जातीय क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। ओके, और सेकंड है हाँ अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड, क्योंकि इस विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए जब एक विशेष नृत्य को प्रस्तुत किया जा रहा है तो अन्य छात्र भी उसमें सहयोग करते हैं, और जिसमें बच्चों के जो होते हैं आपसी संबंध और समझ जो होती है बहुत मजबूत होते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नता को किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो फर्स्ट है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना चाहिए। सेकंड, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। थर्ड, एक प्रकार के असमान व्यवहार के रूप में। एंड फोर्थ, अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को ऐसी अधिगम शैली का चयन करना चाहिए जो सभी के लिए सीखने में सरल हो और स्वाभाविक हो। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए। सेकंड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। एंड फोर्थ है कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कक्षा में शिक्षण अधिगम की विधियाँ जो होती हैं का चयन बच्चों की योग्यता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए, और उसी के अनुसार मूल्यांकन विधियों का भी इसमें चयन किया जाना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को चाहिए कि वह फर्स्ट है फ्रेंड शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। सेकंड है छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाए। थर्ड है सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें और इन मतभेदों के बारे में ध्यान न दे। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। राइट आंसर इज थर्ड, क्योंकि सीखने के स्तर में विभिन्नता का जो अर्थ होता है, कुछ छात्र उस विषय वस्तु को जल्दी समझ पाते हैं और कुछ देर से और कुछ उस विधि से नहीं भी समझ पाते हैं, इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक ऐसी विधियों का उपयोग करे जो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हो। ओके, तो राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में निम्न में से क्या नहीं सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? तो फर्स्ट है फ्रेंड्स, सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह के कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। सेकंड है अधिगम वरीयता सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। थर्ड है मानकीकृत पाठचर्या अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत भिन्नता को व्यापक रूप से शामिल करता है। फोर्थ है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि अधिगम वरीयता में व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जो सही नहीं है वो यह है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयता की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। ओके, राइट आंसर इज 4, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता में अधिगम वरीयता यानी लर्निंग प्रियोरिटी का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपने अनूठे पक्षों का जो है यूनिक पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, अप्रोच और अनुभव एक्सपीरियंस के माध्यम से ज्ञान को स्वीकार करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड इसमें वो विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड है को अनदेखा करना चाहिए और मानकीकृत पाठचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए। थर्ड है फ्रेंड को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फोर्थ है को विद्यार्थियों का नामीकरण और रूढ़िबद्ध धारणाओं को पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा, को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज थर्ड, क्योंकि अलग अलग समाज या सोसाइटी या कल्चर में आए बच्चे जो होते हैं कक्षा में शिक्षक को इस विभिन्नता या सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी रूप में उपयोग करना चाहिए। एक दूसरे के मूल्य और गुणों के आदान प्रदान के द्वारा अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नता किस वजह से होती है? तो वो होती है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है केवल अधिगमकर्ता से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, तो ये गलत है। सेकंड है केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, तो ये भी गलत है। थर्ड है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक की जटिल अंतक्रिया की वजह से, तो ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से, तो फ्रेंड ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतक्रिया से होती है। ओके, की वजह से होती है। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्योंकि फ्रेंड कुछ बच्चे जो होते हैं वो जन्मजात रूप से अच्छी बौद्धिक क्षमता लेकर पैदा करते हैं और बाद में समाज में रहकर भी सीखते हैं, जबकि कुछ बच्चे जन्मजात रूप से उनकी अच्छी बौद्धिक क्षमता नहीं रखते हैं, परंतु समाज या वातावरण की अंतःक्रिया से वे धीरे धीरे सब सीखते हैं। यही व्यक्तिगत और वातावरण के कारक होते हैं जिनके द्वारा अधिगम स्तरों में भिन्नता होती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी प्रस्तुत करके, सेकंड है उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारी पर काम करने के अवसर देकर, थर्ड है उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, एंड फोर्थ है उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण व पृथकीकरण करके। तो राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो वो है फ्रेंड उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके। ओके, राइट आंसर इज 4, क्योंकि बच्चे जो होते हैं फ्रेंड जिन अधिगम शैलियों द्वारा सरलता से सीख पाते हैं, शिक्षक जो होता है को उन्हीं शैलियों का उपयोग जो है करना चाहिए और विविधता के नाम पर जो है बच्चों को ग्रुप में नहीं बांटना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट है फ्रेंड सभी विद्यार्थियों के लिए कि मानकीकृत पाठचर्या का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृत करना चाहिए। थर्ड है सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षा करनी चाहिए। एंड फोर्थ है सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर इज सेकंड, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृति देना चाहिए। ओके, क्योंकि कक्षा में कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ देर से समझते हैं, और शिक्षक को चाहिए कि बच्चों की डाइवर्सिटी को जो है वो रिस्पेक्ट दे और उन्हें सीखने के लिए जो है टाइम दे, जिससे वे अपने लर्निंग के टारगेट को प्राप्त कर सकें। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। सेकंड है बच्चों का वर्गीकरण और नामीकरण होना चाहिए। थर्ड है बच्चों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होना चाहिए। एंड फोर्थ है बच्चों में भय और तनाव पैदा करना होना चाहिए। तो आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए फ्रेंड वो सीखने में वृद्धि होनी चाहिए। ओके, क्योंकि आकलन का जो उद्देश्य होता है बच्चे के हर पक्ष के मूल्यांकन करके बच्चों की सीखने की वृद्धि होता है, ताकि बच्चे का स्तर जो है लेवल यानी बढ़ सके। ओके, तो राइट आंसर जो
जो है फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड, छात्रों में भय और तनाव पैदा करना होना चाहिए, और सुरक्षा और हीनता की भावना पैदा करना। थर्ड है फ्रेंड इसमें छात्रों के बीच तुलना करना। एंड फोर्थ है इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना होना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। फर्स्ट है फ्रेंड, मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का जो है पता सकता है। ओके, सेकंड है यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। थर्ड है यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशेष जरूरतों को नहीं पहचानता है। एंड फोर्थ है यह शिक्षकों को मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है। तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है फ्रेंड वह यह है कि यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है चलने वाला असेसमेंट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो ये गलत है। ओके, और सेकंड तर्क आर है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी बच्चों को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो ये भी गलत है। तो ए और आर जो है फ्रेंड इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है बच्चों के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। यस, करेक्ट है। और तर्क आर कहता है विभिन्न क्षेत्रों में बच्चे के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं है। तो ये भी करेक्ट है। ए और आर जो है फ्रेंड दोनों सही है, और आर जो है आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर जो हुआ फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड है मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होनी चाहिए। थर्ड है मूल्यांकन बच्चों की जानकारी के प्रत्यास्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फोर्थ है मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती है पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। ओके, तो निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है। तो वह यह है कि मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो कक्षागत अंतःक्रिया शामिल होनी चाहिए। राइट आंसर ही सेकंड, क्योंकि फ्रेंड सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन जो होता है वो अंतःक्रिया को इसमें महत्व दिया जाता है। बच्चे जो होते हैं एक्टिव रूप से सीखते हैं। इवैल्यूएशन में जो होता है पोर्टफोलियो आदि बच्चों की प्रोग्रेस का अवलोकन इसमें जो है वो किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। तो वो है फ्रेंड इसमें विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में सतत का जो अर्थ होता है फ्रेंड वह यह होता है कि पूरे साल मूल्यांकन यानी प्रतिदिन मूल्यांकन। व्यापक का जो अर्थ होता है हर पक्ष यानी शैक्षणिक स्कॉलिस्टिक एवं को स्कॉलिस्टिक दोनों पक्षों का जो है मूल्यांकन होता है। ओके, तो राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो वो होना चाहिए फ्रेंड्स स्वांगीण और वह समग्र होना चाहिए। ओके, स्वांगीण व समग्र होना चाहिए यानी होलिस्टिक एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके, असेसमेंट जो होना चाहिए फ्रेंड वो होलिस्टिक एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है वो हर पक्ष का होना चाहिए ताकि बच्चे का जो है ओवरऑल यानी स्वांगीण विकास जो ओवरऑल डेवलपमेंट यानी स्वांगीण विकास किया जा सके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने। सेकंड है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने। थर्ड है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने। फोर्थ है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने। ओके, क्योंकि मूल्यांकन बच्चे में डर और तनाव दूर करने वाला होना चाहिए। डर और तनाव से बच्चे का जो निष्पादन है परफॉर्मेंस होता है घटता है। अध्यापक को सकारात्मक वातावरण यानी पॉजिटिव इन्वायरमेंट द्वारा डर को जो है दूर करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो फर्स्ट है फ्रेंड, मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, तो ये गलत है। केवल जो है फ्रेंड निगेटिव है। सेकंड है, कक्षा की गतिविधि के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए। थर्ड है फ्रेंड, बच्चों का अवलोकन आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। एंड फोर्थ है, आकलन को बच्चों के सीखने को निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों के आकलन के बारे में जो फ्रेंड कथन सही नहीं है वो यह है, पहला हो जाएगा, क्योंकि मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, तो ये जो है केवल जो है निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर जो होगा निगेटिव होगा। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मूल्यांकन होता है फ्रेंड वो मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होना चाहिए, यानी क्वालिटिव एज वेल एज क्वांटिटिव, यानी मूल्यांकन हर पक्ष का होना चाहिए ताकि बच्चे का जो है बहुमुखी विकास किया जा सके। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? वो है फ्रेंड इसमें इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथकीकरण व नामीकरण है। सेकंड है, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। थर्ड है, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। एंड फोर्थ है, यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। ओके, तो इसमें दूसरा और जो है फ्रेंड तीसरा वो राइट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? तो वो है फ्रेंड, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है और यह मूल्यांकन को सीखने का जो है हिस्सा मानता है। राइट आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अधिगम के आकलन करने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें विद्यार्थी को समान क्षमता वाले समूहों में वर्गीकृत करना और नामीकरण करना, तो ये गलत है। वर्गीकृत करना, नामीकरण करना ये जो है निगेटिव है। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं को समझना ये करेक्ट है। बच्चों के सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाना ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा जो है फ्रेंड वो राइट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को फिल इन दी ब्लैंक्स पाठचर्या और फिल इन दी ब्लैंक्स मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षकों को जो है लचीला पाठचर्या और रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, तो तुलना जो है फ्रेंड वो निगेटिव है, ये गलत है। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है, चिंता भय भी निगेटिव है, ये भी गलत है। थर्ड है फ्रेंड, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। एंड फोर्थ है, मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, शामिल नहीं होना ये गलत है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे फर्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, सेकंड है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, थर्ड है केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, एंड फोर्थ है केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान दें। ओके, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे जो है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। ओके, राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड, सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सेकंड सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, थर्ड है विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, एंड फोर्थ है मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें हो जाएगा थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अधिगम के रूप में जो आकलन होता है असेसमेंट एज लर्निंग में अध्यापक योग्यता के आधार पर बच्चों के दो समूह बना देता है, एक है होमोजेनियस ग्रुप, एक से हेट्रोजेनियस ग्रुप। बच्चा जो होता है समूह में स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट और सहपाठी आकलन यानी पीयर असेसमेंट से अपने अधिगम को बढ़ाता है। इसमें निदान व उपचार बच्चे जो होते हैं आपस में स्वयं का और एक दूसरे का जो है आकलन करते हैं। यह एक रचनात्मक उपागम यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, क्योंकि इसमें निदान व उपचार स्वयं बच्चे करते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन जो होता है फर्स्ट है सत्र के अंत में किया जाता है, सेकंड है केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम द्वारा किया जाता है, थर्ड है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, एंड फोर्थ है केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो रचनात्मक आकलन जो होता है फ्रेंड वो होता है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह फर्स्ट है सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे, सेकंड है केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, थर्ड है चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, फोर्थ है सभी के लिए अर्धवार्षिक
परीक्षा अनिवार्य करे, तो सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह जो है फ्रेंड चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर जो है आकलन करे। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। फर्स्ट है संदर्भित, सेकंड है मानकीकृत, थर्ड है मानदंड संदर्भित, फोर्थ है अध्यापक अभिमुखी। राइट आंसर जो होना चाहिए फ्रेंड इसमें अधिगम के लिए मूल्यांकन जो होना चाहिए वो संदर्भित होना चाहिए। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिगम के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होना चाहिए ताकि विद्यार्थी को समझा जा सके। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा, संदर्भित यानी कॉन्टेक्चुअल। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण करना, सेकंड है माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वो क्या करने में असक्षम है, थर्ड है विद्यार्थियों की तुलना करना और पदानुक्रमता स्थापित करना, एंड फोर्थ है विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौती और उनके सामर्थ्य को जो है चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए फ्रेंड वो होना चाहिए विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है इसमें स्व मूल्यांकन, सेकंड है सहकर्मी मूल्यांकन एंड थर्ड है गुणात्मक मूल्यांकन। ओके, तो इसमें जो है इसमें पहला, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है। तो वो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है बच्चों का बौद्धिक स्तर, सेकंड है समकक्षियों की तुलना में छात्र का संबंधित पद, थर्ड है बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकता एंड फोर्थ है कि बच्चा समान नियमित विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं। तो राइट आंसर इज थर्ड, बच्चों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं। ओके, थर्ड इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके, तो सही नहीं है जो है फ्रेंड फर्स्ट है मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। सेकंड है मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। थर्ड है मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय गतिविधियों को मनन करने के लिए मौके देने चाहिए। एंड फोर्थ है मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, मूल्यांकन जो है हमेशा शिक्षण अधिगम के अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। सेकंड है नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है। थर्ड है भारत में कितने राज्य हैं एंड फोर्थ है विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। तो वो यह है अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट है सीखने के लिए मूल्यांकन सिखाने की प्रक्रिया के पहले, दौरान व बाद में होता है। सेकंड है सीखने के लिए मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन पर केंद्रित होना चाहिए। थर्ड है मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिक होनी चाहिए। फोर्थ है मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें। ओके, जो सही नहीं है वो 4 है। थैंक यू फ्रेंड।